आज हम एक ऐसी खामोशी का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं जो जो मीलों की दूरी से पैदा होती है। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जटिल विषय है। अक्सर ना जब किसी रिश्ते के टूटने का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में बहुत शोर वाली तस्वीरें उभरती हैं। मतलब बड़ी बहस हो रही है, दरवाजे जोर से बंद हो रहे हैं या कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया हो। हाँ सही कहा। फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते। वही तो। लेकिन असल जिंदगी में गाड़ी का टायर हमेशा किसी नुकीली चीज से टकराकर धमाके के साथ नहीं फटता। कई बार उसमें एक बहुत ही बारीक सा छेद हो जाता है। और हवा धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से बाहर निकलती रहती है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम सामान्य लगता है, गाड़ी चलती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सफर तय करने के काबिल नहीं रहती। और जब तक इस बात का एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस बारीक छेद और उस खामोश हवा के निकलने का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। हाँ, और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, द वेट ऑफ ग्रोइंग साइलेंस का छठा भाग, वो ठीक इसी बात पर रोशनी डालता है। जी, ये कहानी कबीर और रिया की है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दूरियां किसी रिश्ते को एक झटके में नहीं तोड़ती, बल्कि उसे धीरे धीरे खींचती हैं। हाँ, तब तक खींचती हैं जब तक कि उसका असली आकार ही न बदल जाए। तो चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीर और रिया ने बहुत कोशिश की। बहुत ज्यादा। उनकी रोजाना की वही बातचीत होती थी, खाना खाया, हाँ, तुमने बस अभी खाया। ये जो रूटीन था ना उनका, कबीर भीड़ भरी सड़कों से कॉल कर रहा है, अपने छोटे से अपार्टमेंट से समय निकाल रहा है। और रिया भी हर बार फोन उठा रही है, क्योंकि एक भी कॉल मिस करना उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। बाहर से देखने पर तो ये बहुत ही प्यारा और समर्पित रिश्ता लगता है। लगता तो है, लेकिन मुझे यहाँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वे दोनों किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हों। वो अदृश्य दुश्मन वो खाली जगह है जो भौतिक दूरी से पैदा हुई है। इंसानी दिमाग को ना सुरक्षा महसूस करने के लिए शारीरिक मौजूदगी की आदत होती है। मतलब एक स्पर्श, एक नजर, या बस साथ होना। बिल्कुल। या बस एक ही कमरे में शांति से साथ बैठे होना। जब वो शारीरिक मौजूदगी छिन जाती है तो हमारा दिमाग घबरा जाता है। और इसीलिए वो ये रूटीन फॉलो कर रहे थे। हाँ, कबीर और रिया जो ये रोजाना का रूटीन निभा रहे थे, वही घिसे पिटे सवाल, ये असल में उनका बचाव का तरीका था। एक शील्ड की तरह। सही कहा। जब कबीर कहता है आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होती, और रिया मुस्कुराकर कहती है आई एम, मैं हूं, तो वे दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। ये एक मीठा झूठ है जो वे अपने दिमाग को शांत करने के लिए बोल रहे हैं। इस स्थिति को देखकर मुझे एक बहुत ही आधुनिक समस्या की याद आती है। कौन सी समस्या? हमारे फोन में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं ना। हाँ, जो पीछे चलते रहते हैं। बिल्कुल। हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, स्क्रीन पर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन वो ऐप्स लगातार लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं, डेटा रिफ्रेश कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। बाहर से लगता है कि फोन शांत है, लेकिन बैकग्राउंड में बैटरी तेजी से खत्म हो रही होती है। कबीर और रिया का ये रूटीन भी उसी बैकग्राउंड ऐप की तरह है। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा उस दूरी को पाटने की कोशिश में लगातार ऊर्जा खर्च कर रहा है। और वो बैटरी ड्रेन हो रही है। हाँ, यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रही। और इसी भ्रम को जिंदा रखने के लिए इंसान एक बहुत ही खतरनाक शब्द का सहारा लेता है। कौन सा शब्द? समडे, यानी किसी दिन। ओह, किसी दिन हम साथ होंगे। हाँ, कहानी में बताया गया है कि शुरुआत में देर रात की कॉल्स और किसी दिन का इंतजार करना बहुत रोमांटिक लगता था। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर समडे एक ऐसा खाली बर्तन है जिसका कोई आकार नहीं है। सही बात है। इसका कोई वादा या कोई तय डेडलाइन नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जब हमारे पास कोई निश्चित तारीख होती है तो हम उस दिन के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं। हाँ, एक लक्ष्य होता है सामने। लेकिन किसी दिन के इंतजार में समस्या ये है कि इंसान बिना किसी मंजिल के दौड़ रहा है। और हमारा दिमाग अनिश्चितता को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है? जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो जो प्रयास हम रिश्ते में डाल रहे होते हैं वो धीरे धीरे थकान में बदलने लगता है। और यही कहानी में भी होता है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, कबीर की जिंदगी आगे बढ़ती है, नई जॉब, नया रूटीन, और इस नए रूटीन में एक नए किरदार की एंट्री होती है, आन्या जी। और यहाँ से कहानी में बदलाव आना शुरू होता है। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है।
कबीर बहुत ही कैजुअल तरीके से अपने सहकर्मी आन्या का जिक्र करता है, हाँ, वो बताता है कि वो बहुत शोर मचाती है परेशान करती है और हमेशा उसकी कॉफी चुरा लेती है। और रिया मजाक में कहती है कि वो अभी से एक मुसीबत लग रही है। शुरुआत में ये सब बहुत साधारण लगता है, बिल्कुल। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कबीर के जवाब छोटे होने लगते हैं, जैसे थक गया हूँ, कल बड़ा दिन है। और रिया ये सब समझ रही है या कम से कम खुद को समझा रही है। फिर वो रात आती है जब रिया कॉल करती है और कबीर फोन नहीं उठाता। वो इंतजार करती है। हाँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक इंतजार करती है। जब कबीर का कॉल आता है तो वो बताता है कि वो ऑफिस के लोगों के साथ था और आन्या भी वहीं थी। कबीर पूछता है, क्या इससे कोई परेशानी है? और रिया तुरंत कहती है, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे जताना चाहती है कि वो ठीक है। मुझे यहाँ एक बात सच में समझ नहीं आ रही है। क्या रिया को आन्या से जलन हो रही है? आप किस तरह की जलन की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या उसे ये डर सता रहा है कि कबीर और आन्या के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता शुरू हो जाएगा? क्योंकि कहानी में तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कबीर धोखा दे रहा है। ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि हम अक्सर हर तरह की जलन को रोमांटिक धोखे से जोड़ देते हैं। तो फिर ये क्या है? रिया जो महसूस कर रही है वो पारंपरिक जलन नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम एक्सपीरियंशियल जेलसी या अनुभवात्मक जलन कह सकते हैं। अनुभवात्मक जलन? ये क्या होती है? रिया का दर्द ये नहीं है कि आन्या कबीर को उससे छीन लेगी। रिया का दर्द ये है कि आन्या अब कबीर के उन साधारण रोजमर्रा के अनुभवों का हिस्सा है जो कभी रिया हुआ करती थी। ओ, मतलब आन्या कबीर की कॉफी पी रही है? हाँ, उसके काम के तनाव को लाइव देख रही है, उसके अचानक से किए गए चुटकुलों पर हंस रही है। मतलब आन्या को कबीर का वो सहज वर्जन मिल रहा है जिसके लिए रिया को अब फोन कॉल शेड्यूल करने पड़ते हैं। सटीक बात, बिल्कुल यही हो रहा है। शारीरिक दूरी केवल 2 शहरों का फासला नहीं है, ये एक खाली जगह का निर्माण करती है। और उस खाली जगह में शक और ओवर थिंकिंग पनपने लगता है। हाँ, जब 2 लोग साथ रहते हैं तो उनका रिश्ता केवल बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी निष्क्रिय चीजों पर टिका होता है। निष्क्रिय चीजें जैसे क्या? जैसे साथ बैठकर बिना कुछ बोले टीवी देखना। हाँ, वो खामोशी सुकून देती है। लेकिन जब दूरी आ जाती है तो वो निष्क्रियता खत्म हो जाती है। अब हर बातचीत, हर हंसी, हर कनेक्शन के लिए एक सक्रिय प्रयास की जरूरत होती है, जिसे हम एक्टिव एफर्ट कहते हैं। बिल्कुल। आन्या बिना किसी प्रयास के कबीर की जिंदगी में मौजूद है, जबकि रिया को कबीर की जिंदगी का हिस्सा बने रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। और यही संघर्ष उनकी रोजमर्रा की बातचीत को खोखला कर देता है। बिल्कुल खोखला कर देता है। कहानी के इस हिस्से पर गौर करते हैं जहां शब्दों के बीच की खामोशी अपना असली वजन दिखाने लगती है। उनकी बातचीत अब ऐसी हो गई थी जैसे किसी किताब के पन्नों पर वाक्यों की संख्या कम कर दी गई हो। बहुत अच्छी उपमा है ये। रिया पूछती है, अपने दिन के बारे में बताओ, और कबीर का जवाब सिर्फ इतना होता है, ठीक था, बस काम। रिया उस गहराई को वापस पाने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने खो दी है। वो इंतजार करती है कि कबीर कुछ और बताएगा, लेकिन कुछ नहीं आता, और फिर उनका वो टकराव होता है। वो टकराव बहुत दर्दनाक है। हाँ, रिया कहती है कि कबीर अब उसे सब कुछ नहीं बताता। कबीर चिढ़कर जवाब देता है कि वो थका हुआ है। और फिर रिया वो बात कहती है जो बहुत गहरी चोट करती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे घंटों की मांग नहीं कर रही हूं कबीर, मैं तुम्हें मांग रही हूं। और कबीर का जवाब होता है, आई एम हियर, मैं यही हूं। जिसके जवाब में रिया सिर्फ फुसफुसाती है, यू आर नॉट, तुम नहीं हो। ये बहुत भारी पल है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं कबीर के पक्ष को भी समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। कबीर झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में अपनी नई जॉब और अकेलेपन से जूझता हुआ थक चुका है। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। दिन भर काम करने के बाद जब इंसान घर लौटता है तो वो बस आराम चाहता है। इस टकराव की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि दोनों अपनी अपनी जगह पूरी तरीके से सही हैं। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? कबीर सच में थका हुआ है। जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तो हमारा दिमाग उन कार्यों से बचने की कोशिश करता है जिनमें कॉग्निटिव लोड ज्यादा होता है। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी मेहनत? हाँ, टेक्स्ट मैसेज टाइप करना, फोन पर अपने पूरे दिन का विवरण देना या अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना, ये सब बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड मांगता है। तो कबीर बस आसान रास्ता चुन रहा है। कबीर को लगता है कि उसका फोन उठा लेना और मैं यही हूं कहना काफी है, क्योंकि वो अपनी बची खुची सारी ऊर्जा उस कॉल में लगा रहा है। लेकिन रिया के लिए वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिया को वो भावनात्मक मौजूदगी नहीं मिल रही है। ये ऐसा है जैसे कोई आपको एक खाली लिफाफा दे दे और कहे कि इसमें चिट्ठी है।
ये बहुत सही कहा आपने। कबीर शारीरिक रूप से फोन पर मौजूद है, लेकिन उसका मन, उसका ध्यान कहीं और है। और रिया ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रही है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कौन सा सवाल? क्या थकान हमारे प्यार जताने के तरीके बदल देती है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जब हम एक ही कमरे में होते हैं तो एक थका हुआ इंसान बस अपना सर अपने पार्टनर के कंधे पर रख सकता है। हाँ, उसमें कोई शब्द नहीं चाहिए। कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, फिर भी प्यार का संचार हो जाता है। लेकिन दूरियों वाले रिश्तों में? दूरियों वाले रिश्तों में थकान साझा करने का ये विकल्प खत्म हो जाता है। मतलब आपको अपनी थकान भी शब्दों में बतानी पड़ती है। हाँ, जो खुद एक थकाने वाला काम है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। बिना शब्दों के प्यार जताने की आजादी छिन जाना ही दूरियों की सबसे बड़ी सजा है। बिल्कुल सही कहा। और मजेदार बात यह है कि दोनों एक दूसरे में आ रहे इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उससे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कबीर को लगता है कि रिया अब बदल गई है। वो रिया से कहता है, यू यूज्ड टू बी लाइटर। तुम पहले ज्यादा हल्की फुल्की हुआ करती थी। और रिया का जवाब होता है, एंड यू यूज्ड टू बी प्रेजेंट। और तुम पहले मौजूद हुआ करते थे। ये जो कबीर रिया से हल्कापन मांग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये असल में एक चेन रिएक्शन है। रिया का वो हल्कापन या खुशमिजाजी शून्य से नहीं आती थी। तो कहां से आती थी? वो कबीर की सुरक्षित और स्थिर मौजूदगी का परिणाम थी। जब कबीर की मौजूदगी कमजोर पड़ने लगी तो रिया के अंदर असुरक्षा और सवाल पैदा होने लगे। मैं समझ रहा हूं। कबीर रिया से वही पुराना हल्कापन मांग रहा है, ये जाने बिना कि उस हल्केपन की जो जमीन थी, यानी कबीर का ध्यान, वो खुद उसने रिया के पैरों तले से खींच ली है। बाप रे। और जब शब्द कम पड़ने लगते हैं तो खामोशी उनकी नई भाषा बन जाती है। हाँ, वो खामोशी जो उनके बीच फैलती जा रही है, जो हमें कहानी के उस क्लाइमैक्स तक ले जाती है जहां सब कुछ बिना किसी शोर के टूट जाता है। वो रात जब दोनों कॉल पर थे। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। मुझे लगता है कि फोन पर छाई वो खामोशी दुनिया की सबसे डरावनी चीजों में से एक होती है। डरावनी? क्योंकि जब आप सामने बैठे होते हैं तो खामोशी सुकून दे सकती है, लेकिन मीलों दूर फोन की लाइन पर खामोशी का मतलब है कि कनेक्शन टूट रहा है। ये आपने बहुत गहरी बात कही है। रिया उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए पूछती है, आर वी ओके? क्या हम ठीक है? और कबीर तुरंत जवाब नहीं देता। वो जो ठहराव था ना, वो जो पॉज था, वो किसी भी शब्द से ज्यादा शोर मचाने वाला था, क्योंकि उस पॉज में सारे अनकहे शब्द छिपे थे। और फिर कबीर कहता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। थिंक और नो के बीच का फासला इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सोचना और जानना। हाँ, प्यार एक ऐसा एहसास है जो निश्चितता मांगता है। जब कोई कहता है मैं जानता हूं कि हम ठीक हैं, तो वो एक सुरक्षा का घेरा बनाता है। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं कहा। नहीं, जब कबीर कहता है मुझे ऐसा लगता है, तो वो अवचेतन रूप से उस रिश्ते को एक इवैल्यूएशन की स्थिति में ला खड़ा करता है। मतलब एक मूल्यांकन की स्थिति में। हाँ, वो अब रिश्ते को जी नहीं रहा है, वो बाहर से खड़े होकर उसका विश्लेषण कर रहा है। रिया भी ये समझ जाती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनका रिश्ता एक ऐसा सवाल बन जाए जिस पर उन्हें संदेह करना पड़े। लेकिन संदेह तो आ चुका है। कबीर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं होता। क्योंकि प्यार अभी भी वहां मौजूद तो है, लेकिन वो कमजोर हो गया है। एक ऐसी नाजुक चीज बन गया है जिसे अगर जरा सा भी गलत तरीके से संभाला जाए तो वो टूट सकती है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जब कोई चीज इतनी नाजुक हो जाती है तो उसे बचाने के लिए बहुत भारी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दूरियों ने उनकी सारी भावनात्मक बैटरी को चूस लिया है। उस रात का जो अंत है वो इस बात को बहुत ही गहराई से स्थापित करता है। जब कॉल कट जाती है। हाँ, कॉल कटने के बाद रिया अपने फोन को बस देखती रहती है। वो एक सिंपल मैसेज का इंतजार कर रही है। वो ऐसा शब्द जो उसे बता सके कि सब ठीक है। उसे कोई लंबी चौड़ी कविता नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, बस एक सबूत चाहिए कि कबीर अब भी परवाह करता है। और दूसरी तरफ कबीर मीलों दूर अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा है। वो भी रिया के बारे में ही सोच रहा है। उसे रिया की याद भी आ रही है, लेकिन वो कुछ भी टाइप करने के लिए बहुत थका हुआ है। सिर्फ कुछ बटन दबाने की वो छोटी सी क्रिया उस पल में उसे पहाड़ तोड़ने जितनी भारी लग रही है। ये दृश्य मानवीय भावनाओं और शारीरिक वास्तविकता के बीच के टकराव को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। कैसे? कबीर के मन में भावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। वो अब भी रिया को याद कर रहा है, लेकिन भावनाओं को एक्शन में बदलने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो खत्म हो चुकी है। हाँ,
थकान हावी हो गई है। जब हम उसी कमरे में होते हैं तो प्यार जताने के लिए बस अपना हाथ बढ़ाकर दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, जो बहुत आसान है। लेकिन मीलों दूर से प्यार जताने के लिए फोन उठाना पड़ता है, स्क्रीन को देखना पड़ता है, शब्द सोचने पड़ते हैं और उन्हें टाइप करना पड़ता है। और ये पूरी प्रक्रिया एक थके हुए इंसान के लिए बहुत भारी काम बन जाती है। बिल्कुल। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो इस स्रोत सामग्री से हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि दूरियां कैसे काम करती हैं। ये कहानी इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है कि रिश्ते हमेशा किसी बड़े धोखे, किसी तीसरे इंसान की एंट्री या किसी भयानक बहस से ही खत्म होते हैं। सही कहा। अक्सर वे उस खामोशी से खत्म होते हैं जो रोजमर्रा की थकान, अनदेखे पलों और उन मैसेजेस के बीच पलती है जो कभी टाइप ही नहीं किए गए। ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो किसी भी तरह के दूरियों वाले रिश्ते में है, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो या दोस्तों और परिवार के साथ। हाँ, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार पा लिया और फिर वो हमेशा वैसी ही रहेगी। प्यार एक जीवित चीज है। बिल्कुल, इसे लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन है सक्रिय प्रयास, यानी एक्टिव एफर्ट। सिर्फ किसी दिन के सहारे बैठे रहना उस पौधे को बिना पानी दिए इस उम्मीद में छोड़ने जैसा है कि जब बारिश का मौसम आएगा तब वो खुद ही हरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक वो किसी दिन आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पौधे की जड़ें सूख चुकी होंगी। और शायद यही वो जगह है जहां वो बैकग्राउंड ऐप हमारी पूरी बैटरी खत्म कर देता है। कबीर और रिया को वो बारीक छेद दिखा भी था जिससे हवा निकल रही थी, लेकिन दोनों ही गाड़ी रोककर उससे ठीक करने के लिए इतने थके हुए थे कि उन्होंने बस उसे ऐसे ही चलने देना बेहतर समझा। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। इस पूरी कहानी ने हमें ये दिखाया कि महज एक मैसेज टाइप करने की जो थकान है वो सालों के बने एक प्यार भरे रिश्ते की बुनियाद पर भारी पड़ सकती है। हाँ, थकान प्यार पर हावी हो गई। तो सवाल ये है कि क्या सच में खामोशी अपने आप बढ़ती है, या फिर हम खुद अपनी रोजमर्रा की थकावट, अपने आराम और अपनी सहूलियत को प्यार से ज्यादा अहमियत देकर रोज थोड़ा थोड़ा उस खामोशी को चुनने का फैसला करते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद खामोशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हम पर अचानक से थोपी जाती है। शायद ये वो सुरक्षित कोना है जहां हम तब जाकर छिप जाते हैं जब प्यार करने की मेहनत उठाने की हिम्मत हमें नहीं